अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा मुईर हॉस्पिटल लाहौर। आज हम बात करेंगे रिकरेंट मिसकैरेजेस के बारे में। रिकरेंट मिसकैरेजेस का मतलब है कि ऐसी सिनेरियो जब किसी का 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा हमल ज़ाया हो जाए, जो कि ख़ास तौर पे 24 हफ्ते से पहले अगर ज़ाया हो तो इसको हम रिकरेंट मिसकैरेजेस कहते हैं। ऑब्वियसली हर कपल चाहता है कि उसका बेबी सेहतमंद हो, पर अनफॉर्चुनेटली कभी-कभी ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एक प्रेगनेंसी जो है वो फुल टर्म तक नहीं जाती, वो पहले ही मिसकैरेज कर जाती है। खास तौर पे कभी वो ख़वातीन जिनके रिपीटेडली मिसकैरेजेस होते हैं, उनके बहुत सारे सवालात होते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों होता है। कभी-कभी वो अपने आप को ब्लेम करते हैं। ये एक बहुत ही मेंटली ट्रॉमेटिक केस हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। ना सिर्फ मियाँ बीवी इतने डिस्टर्ब होते हैं, उनकी फैमिली भी बड़ी अपसेट हो जाती है। तो फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बात करते हैं, ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो आज हम बात करेंगे कि रिकरेंट मिसकैरेजेस जो हैं, इनकी क्या परसेंटेज है, इनका क्या इंसिडेंस है और ये किन वजहों से होता है और इनकी क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले कि रिकरेंट मिसकैरेज जो है, 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा अगर किसी का मिसकैरेज हो जाए तो उसको हम कहते हैं, और मिसकैरेज का ड्यूरेशन यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी हो सकता है और सेकंड ट्राइमेस्टर जो कि 24 हफ्ते से पहले अगर किसी का हमल ज़ाया हो तो उसको हम मिसकैरेज कहते हैं। इंसिडेंस के बारे में अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि 100 में से 1 से 2 ख़वातीन ऐसी हो सकती हैं जिनके बार-बार हमल ज़ाया हो जाए। अब इनके क्या रीज़न्स हैं? इनके मुख्तलिफ रीज़न्स मेडिकल साइंस ने फाइंड आउट किए हैं। जो कॉमनेस्ट रीज़न है वो है क्रोमोसोमल या जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी। जब भी एक प्रेगनेंसी ठहरती है उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स जो हैं मदर की तरफ से आते हैं और 23 क्रोमोसोम्स फादर की तरफ से आते हैं। पर कभी अगर ये क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी बेबी के अंदर आ जाए या उसमें कोई जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी हो जाए जो कि माँ या बाप की तरफ से आए या कई दफ़ा बच्चे के अंदर खुद ही डेवलप हो जाती है, तो नेचर ऐसी एब्नॉर्मल प्रेगनेंसीज को ज़ाया कर देती है। तो 30 to 40% केसेस जो रिकरेंट मिसकैरेजेस के हैं, उनमें अमूमन ये वजह होती है कि उसमें क्रोमोसोमल या जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी होती है। तो इसके लिए जो टेस्ट एडवाइस किया जाता है दोनों माँ और बाप के, हम कैरियोटाइपिंग एडवाइस करते हैं। कई दफ़ा ये भी देखने में आया है कि सिर्फ मेल के स्पर्म के अंदर अगर डीएनए डिफेक्टिव है तो उस वजह से भी रिकरेंट मिसकैरेज हो जाता है। इसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट किया जाता है जिसको हम कहते हैं स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट, जो कि रिकरेंट मिसकैरेजेस में मेल के अंदर किया जाता है, ये जानने के लिए कि क्या स्पर्म के अंदर डीएनए डैमेज्ड है या नहीं। सेकंड जो कॉज है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसको हम थ्रोम्बोफिलिया भी कहते हैं और उसके एंटीकार्डियोलिपिन सिंड्रोम भी, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम भी कहते हैं। ये जो थ्रोम्बोफिलिया या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसमें बेसिक प्रॉब्लम ये होती है कि औरत का खून इतना गाढ़ा हो जाता है कि आंवल के अंदर जम जाता है और बच्चे का जो ब्लड सप्लाई है वो अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है या बच्चे की पेट में डेथ हो जाती है। इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं उसके लिए एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज IgG IgM, बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन IgG IgM और ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट जैसे ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जो कि खातून के अंदर किए जाते हैं। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, इनमें से कोई भी एक टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, तो ये इसको 6 to 8 वीक्स के बाद रिपीट करने का एडवाइस किया जाता है। और अगर सेकंड टेस्ट में भी इनमें से कोई एक टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो उसमें फिर ये कहा जाता है कि उनका थ्रोम्बोफिलिया टेस्ट पॉजिटिव है। ऐसी खवातीन में जिनका थ्रोम्बोफिलिया टेस्ट ये पॉजिटिव आ जाए तो नेक्स्ट जब प्रेगनेंसी होती है उसके बिल्कुल स्टार्ट से, जैसे कि अल्ट्रासाउंड पे हार्ट बीट नज़र आ जाए, तो 2 इम्पॉर्टेंट मेडिसिन शुरू की जाती हैं। एक तो लो डोज एस्पिरिन होती है जो कि 150 मिलीग्राम डेली, इसके साथ हेपरिन के इंजेक्शन रोज़ाना शुरू किए जाते हैं और ये इंजेक्शन स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर अमूमन 34 वीक्स तक दिए जाते हैं। इस ट्रीटमेंट से ऑलमोस्ट 80 to 90% सक्सेस रहता है कि आइंदा प्रेगनेंसी जो है वो पूरे टाइम तक खैरियत से चली जाए। एक और वजह
जो रिकरेंट मिसकैरेजेस की हैं वो है एबनॉर्मल यूट्रस शेप। कई दफ़ा कुछ ख़वातीन में बनावटी तौर पे जो यूट्रस है वो एबनॉर्मल बना होता है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा सेप्टेट यूट्रस, यानी कि यूट्रस के बीच में एक दीवार है, सेप्टम है। कई दफ़ा आपने लफ्ज़ सुना होगा बाइकॉर्निएट यूट्रस, यानी कि दो यूट्रस के दो हॉर्न्स हैं। तो बेसिक इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब यूट्रस के अंदर सेप्टम होता है या बाइकॉर्निएट यूट्रस होता है तो एक बच्चेदानी के अंदर इनफ जगह नहीं रहती जो कि बेबी को एकोमोडेट कर सके, लिहाजा वक्त से पहले दर्दें शुरू हो जाती हैं या वक्त से पहले पानी की थैली फट जाती है और मिसकैरेज हो जाता है। कभी कभी अगर किसी खातून की बहुत ज़्यादा बड़ी रसौलियाँ हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड्स ख़ासतौर पे वो इनर वॉल की तरफ हैं, तो वो भी जो शेप को एबनॉर्मल कर देते हैं, जिससे जो प्रेगनेंसी के लिए इनफ जगह नहीं रहती कि वो ग्रो कर सके और वो मिसकैरेज कर जाती है। इसको जानने के लिए आपको 3D अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया जाता है और उसमें अगर शक डेवलप हो कि यूट्रस की शेप एबनॉर्मल है तो कई दफ़ा आपको MRI भी एडवाइस की जाती है। ट्रीटमेंट में अगर ये समझा जाए कि एबनॉर्मल यूट्रस शेप की वजह से ये किसी के रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो उनके लिए सर्जिकल ऑप्शन ही एडवाइस की जाती है। कभी कभी कुछ ख़वातीन में सर्वाइकल वीकनेस भी एक वजह रिकरेंट मिसकैरेज की हो सकती है। सर्विक्स यूट्रस का वो बच्चेदानी के मुंह को हम सर्विक्स कहते हैं, और कभी ऐसा होता है कि किसी का बनावटी तौर पे बच्चेदानी का मुंह वीक हो या कई दफ़ा रिपीटेड उसमें सर्जरीज हुई हैं या रिपीटेड DNCs हुई हैं जिससे बच्चेदानी का मुंह डैमेज हो गया है और वो इनकॉम्पिटेंट हो गया, यानी कि कमज़ोर हो गया। जिस तरह प्रेगनेंसी एडवांस होती है तो प्रेगनेंसी का वज़न, बच्चे का वज़न, बच्चेदानी का जो मुंह है वो सहार नहीं सकता और वो प्रेशर की वजह से एकदम खुल जाता है जिससे हमल ज़ाया हो जाता है। ऐसे केसेस में एक टिपिकल हिस्ट्री होती है जो पेशेंट कहती है पेनलेस डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, यानी कि वो ये कहती है कि उनको सिर्फ थोड़ा सा वज़न महसूस हुआ, कोई उनको बच्चेदानी में दर्दें नहीं आ रही थी और एकदम सारा जो बेबी और प्रेगनेंसी का सैक था वो बाहर निकल गया। तो ये टिपिकल हिस्ट्री होती है जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि किसी के बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर है। ऐसे केसेस में आइंदा प्रेगनेंसी में 12 हफ्ते के बाद अमूमन 13 से 14 हफ्ते पे बच्चेदानी के मुंह के ऊपर एक स्टिच लगाया जाता है। अमूमन उनको लोग मैकडॉनल्ड स्टिच के नाम से जानते हैं या शरॉट स्टिच के नाम से जानते हैं और ये स्टिच आगे जाके 36 वीक्स पे निकाल दिया जाता है। एक और वजह जो रिपीटेड मिसकैरेज की हो सकती है वो है हार्मोनल डिस्टर्बेंस, यानी कि अगर किसी या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अगर किसी खातून को डायबिटीज़ है या कि उसको थायराइड डिसऑर्डर है और वो कंट्रोल नहीं है तो ऐसे केस में भी रिपीटेड मिसकैरेज हो सकते हैं। सो वो ख़वातीन जिनके रिपीटेड मिसकैरेज हैं उनका थायराइड प्रोफाइल भी किया जाता है, उनको डायबिटीज़ के लिए भी स्क्रीन किया जाता है। अगर इनमें से कोई टेस्ट पॉजिटिव आ जाए या वो डायबिटिक या थायराइड डिसऑर्डर के पेशेंट डायग्नोज हो जाए तो उनकी प्रॉम्प्टली या टाइमली ट्रीटमेंट जो है उससे आइंदा मिसकैरेज का जो चांस है वो बहुत ही कम हो जाता है। इसके अलावा जो एक ऑलमोस्ट 50% जो वजह है उसके बारे में हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड रीजन, यानी कि मेडिकल साइंस को अभी इनके रीजंस नहीं पता। ऑलमोस्ट 50% ऑफ ख़वातीन ऐसी हो सकती हैं रिकरेंट मिसकैरेज में जिसमें इन सब टेस्ट हमने करा लिए और ये सारे टेस्ट नॉर्मल आए, उसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं आती, तो फिर पेशेंट को हम लेबल करते हैं अनएक्सप्लेन्ड कॉज ऑफ रिकरेंट मिसकैरेज। ऑब्वियसली ये भी एक डिस्ट्रेस का प्रॉब्लम हो जाता है। पेशेंट फिर सवाल करते हैं कि हमारे में क्या रीज़न है कि दोबारा मिसकैरेज बार बार हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम के वक्त या अभी भी साइंस रिसर्च ने हमें जवाब दिया है उसमें एक ग्रुप 50% ऐसे हैं जिनके बारे में अभी हमें पता ही नहीं है कि क्या वजूहात इन ख़वातीन में है बार बार मिसकैरेज होने में। पर उसकी जो पॉजिटिव एक बात ये है कि आइंदा प्रेगनेंसी में फिर भी बड़े अच्छे चांस होते हैं, ऑलमोस्ट 60%, कि उनकी आइंदा प्रेगनेंसी खैरियत से पूरे टाइम तक चले और उनको एक लाइव बेबी मिल जाए। तो आज की वीडियो इस बारे में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, रिकरेंट मिसकैरेज। वो ख़वातीन जिनके बार बार हमल ज़ाया होते हैं उनमें क्या कॉजेज़ हो सकते हैं और उन कॉजेज़ के लिए क्या स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती हैं और ताकि उनकी टाइमली ट्रीटमेंट हो सके। वो ख़वातीन जिनमें ये सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं वो अनएक्सप्लेन्ड सिनेरियो हो गया, पर उनमें भी ऑलमोस्ट 60% ख़वातीन के आइंदा एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होने का चांस है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें,
अल्लाह हाफ़िज़।